हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में अभी हमारे क्या चल रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स ही चल रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स भी जो वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं और उन किन किन के अंतर्गत कौन से राइट्स आते हैं, सब हमने पढ़ लिया था। बट अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो डिटेल में हमने अपना जो सबसे पहला हमारा राइट आता है, समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। तो हमने वो शुरू किया था। तो उसमें हम कौन सा आर्टिकल कर चुके हैं? आर्टिकल 14 हम पढ़ चुके हैं। उसमें अपवाद क्या क्या है वो भी पढ़ चुके हैं। फिर आर्टिकल 15 पढ़ा हमने, और फिर साथ ही साथ हम ये भी जान चुके हैं कि कहाँ कहाँ ये आर्टिकल काम नहीं करता, कहाँ कहाँ अपवाद है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 के बारे में, जो कि क्या बताता है? जो कि बताता है कि लोक नियोजन के विषय में जो अवसर की समानता है, मतलब कि सभी लोगों के लिए अवसर समान होंगे, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और हम साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि उसमें कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस आते हैं, कहाँ कहाँ अपवाद आते हैं। ओके गाइज, तो चलिए अब अपनी जो आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। तो ये सब तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सारा कुछ तो हमने पहले सब पढ़ लिया था, ये सब कुछ। ठीक है, ये भी कर लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया हमने सब, सारा कुछ पढ़ चुके हैं हम, ये भी। अब आता है हमारा आज का ये जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16, जो कि क्या बताता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, जो किसमें कहा गया है? आर्टिकल 16 में इसके बारे में बताया गया है। तो ये आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अब आर्टिकल 16 में, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिकल 16 में ये कहा गया है, अब ये बताया गया है कि जो राज्य के अधीन किसी भी पद पर, मतलब कि राज्य के अधीन कोई भी पद हो, नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब कोई भी नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, स्त्री है या पुरुष है, तो सबके लिए अवसर समान होंगे, समान अवसर की समानता होगी, उनको अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो आर्टिकल 16 हमको बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, उसका जन्म स्थान कोई भी रहा हो, चाहे वो किसी भी राज्य में जन्मा हो और अन्य राज्य में वो रह रहा हो, या फिर कहीं जन्म उसका कहीं हुआ है और वो कहीं और का निवासी बन गया है, उसके आधार पर राज्य किसी भी रोजगार या कार्यालय, मतलब कि रोजगार से मतलब है कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी नौकरी है, या फिर कार्यालय से मतलब है किसी भी तरीके का कोई कार्यालय है, उनमें कार्य करने के लिए, नौकरी करने के लिए, सबके लिए किसी को इस तरीके से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, सबको समान अवसर दिए जाएंगे, मतलब कि सब इक्वल है। ठीक है, इसका ये मतलब निकलता है, आर्टिकल 16 हमको ये बताता है। इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम में 4 अपवाद हैं। अब जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता जो हम पढ़ रहे हैं, उसके जो अनुच्छेद 16 में बताया गया है, जो कि हम अनुच्छेद 16 में पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि जो साधारण नियम है, इसमें 4 एक्सेप्शंस हैं, इसमें 4 अपवाद हैं। तो वो अपवाद क्या क्या हैं, किन किन तरीके से या किन किन रूप में क्या क्या अपवाद बताए गए हैं, वो अब हम जानेंगे। ठीक है, तो आई होप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सब आपको एकदम अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको जहाँ भी कुछ भी समझ नहीं आता हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो, तो मैं फिर उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बताया गया है?
सबसे पहले जो कहा गया है, सबसे पहले बताया गया है कि जो संसद है किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। अब जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, किसी विशेष रोजगार के लिए क्या कर सकती है, निवास शर्त आरोपित कर सकती है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा एज ए एग्जाम्पल। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि जो कुछ पद निकाले गए हैं, जैसे कि पंचायत होती है, उसमें ग्राम प्रधान बनते हैं। तो उनकी सहायता के लिए जो सहायक की जो भर्तियां निकाली थी अभी पीछे कुछ दिन पहले, जो राज्य सरकार है उसने निकाली थी, तो उसमें क्या है, तो उसमें जो प्रधान की जो सहायक होगी, जो होगी या होगा, जो भी सहायक होगा, हर ग्राम प्रधान के साथ जो पदे नियुक्त किए गए हैं या फिर निकाले गए हैं, तो उसमें क्या है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं इसका एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ का वो प्रधान है, तो सीधी सी बात है ना कि वो उसी जिस क्षेत्र का, जिस एरिया का वो प्रधान है, तो जो सहायक लेगा तो उस एरिया का ही तो लेगा। ये तो नहीं है कि मान लीजिए कि एक छोटा सा गांव है, वहाँ का वो ग्राम प्रधान है और दूसरे जिले का कोई व्यक्ति वो सहायक के पद पर नियुक्त हो जाए, इस तरीके से तो नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर कैसे होता है, जो कुछ शर्त विशेष रोजगार के लिए जो निवास है, रहने की जो इसके लिए कुछ शर्त आरोपित कर सकती है सरकार, या फिर हमारी जो संसद है वो कुछ शर्त आरोपित कर सकती है। तो मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आगे जानिए, आगे क्या बताया गया है। जैसे कि सार्वजनिक रोजगार, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ उसमें ही आ गया है कि जैसे कि जो सार्वजनिक रोजगार होते हैं जिनमें निवास की ज़रूरत हो, जिनमें क्या हो कि आप वहीं के निवासी होने चाहिए। तो जब आप जिस जगह आप रह रहे हो, आप वहीं के निवासी होने चाहिए। जो सार्वजनिक रोजगार होते हैं तो उनमें ये शर्तें रहती हैं। अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। अब ये जो अधिनियम था ये 1957 तक ही तो रहा था, लेकिन कुछ वर्ष बाद ये 1974 में ये समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। तो इस समय क्या है कि जो हम एक राज्य है हमारे देश के अंदर, क्या क्या नाम है उसका, आंध्र प्रदेश, और साथ ही साथ जो तेलंगाना है जो कि आंध्र प्रदेश से कटकरी बना है, तो उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये अधिनियम लागू नहीं है। वो 1974 में ये क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अब आगे क्या बताया गया है, राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। जो राज्य है वो क्या कर सकता है, जो नियुक्तियां हैं, क्या हैं, जो नियुक्तियां हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है, या फिर किसी भी पद को, कोई भी पर्टिकुलर कोई पद है उसके लिए क्या कर सकता है, पिछले वर्गों के लिए उसको क्या कर सकता है, पिछले वर्गों के पक्ष, जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके पक्ष के लिए बना सकता है, जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनका कि क्या नहीं है, राज्य के अंदर समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया है कि विधि के तहत किसी संस्थान या फिर इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। अब जो हमारी विधि है उसके तहत क्या किया जा सकता है कि कोई भी संस्था है या इसके जो कार्यकारी परिषद है के सदस्य, कार्यकारी जो परिषद है उसके सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है, या फिर कोई धार्मिक आधार है उस तरीके से ये व्यवस्था की जा सकती है, जो कि किसका एक्सेप्शन है, अनुच्छेद 16 का ये एक्सेप्शन है। ठीक है, जो मैं समझा रही हूँ आई होप आप वो चीज़ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्या अपवाद है, नेक्स्ट क्या एक्सेप्शन है। नेक्स्ट अपवाद ये बताता है कि सरकार अधिकृत है, सरकार क्या है, अधिकृत है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में नियुक्तियों अथवा पदों पर उनके लिए 10% या 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अब हमारी जो सरकार है उसको अधिकार है, ये अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके हित के लिए
नियुक्तियों या उनकी नियुक्ति के लिए या फिर पदों पर उनके लिए 10%, 10% या 10% आरक्षण रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है। यह 10% आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त होगा। यह 10% जो आरक्षण होगा, जो आरक्षण पहले से ही जारी है, जो आरक्षण पहले से ही जारी है उसके अतिरिक्त होगा। ठीक है, यदि सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट है, आगे बताया गया है, इस उद्देश्य के लिए सरकार पारिवारिक आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतकों के आधार पर समय समय पर ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिसूचित करती रहेगी। तो इस उद्देश्य के लिए जो सरकार है वो क्या कर सकती है कि जो पारिवारिक आय है उसके तहत तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं, मतलब कि जो आर्थिक रूप से फाइनेंशियली उनकी क्या क्या प्रतिकूलताएं हैं वो देखकर या फिर अन्य संकेतकों के आधार पर क्या कर सकती है, समय समय पर ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिसूचित करती रहेगी। मतलब कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए ये क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है वो सब करती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या थे, ये 4 अपवाद थे। तो आई होप ये आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अभी यही जो हमारा क्या जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम अपना जो आर्टिकल 16 पढ़ रहे हैं, जो अनुच्छेद 16 पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम आगे से क्या कंटिन्यू करेंगे। आगे जो हम पढ़ेंगे कि मंडल आयोग और उसके जो परिणाम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि कल की क्लास में। तो जितना मैंने आपको समझाया है आई होप अच्छे से वो आपको समझ आ गया होगा। और जो आपने अगर अब तक पहली क्लासेस नहीं ली हैं, जो पढ़ाई है मैंने, तो प्लीज़ आप पहली क्लासेस को भी लीजिएगा। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आती चली जाएंगी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। समझ आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बच्चों तक भी क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर आ सके और आप इजीली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।